हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 का ए सेक्शन। ए सेक्शन का फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पार्ट 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिव प्रोसेस, टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, थ्योरीज क्या होती हैं और स्टेजेस के बारे में। ये 5 टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक, आगे बात करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले, जैसे कि हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, और हमारा टीचर एजुकेशन का जो यूनिट है, ठीक है, यूनिट 4 वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका कल मैं मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कल के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। वहां पे PYQ जो भी होंगे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड आपके, वो सारा आपको एक वीडियो में मिल जाएगा वहां पे, तो प्लीज उस सेशन को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज हम के सेशन पे हम बात करते हैं। जैसे हमें आज देखना है कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में, आज हमें देखना है। ठीक है, अब कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है? कॉग्निशन। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस को हम लोग कॉग्निटिव को रिलेट कर सकते हैं कॉग्निशन से। कॉग्निशन का मतलब क्या हो गया? हमारा माइंड, ब्रेन, है ना, थिंकिंग। ठीक है, तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है? कॉग्निशन तो हमें समझ में आ गया कि माइंड हो गया, ब्रेन हो गया, थिंकिंग हो गई, ये सारी चीजें हमारी कॉग्निशन से रिलेट करती हैं। जो चीजें हमारी मस्तिष्क से रिलेट करती हैं, हमारी थिंकिंग से रिलेट करती हैं, वो सारी चीजें कॉग्निशन में आती हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग एंड स्टोरिंग नॉलेज। मतलब ये एक तरीके का प्रोसेस है, जैसे किसी भी नॉलेज को जब हम स्टोर करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन करने के बाद उसे हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं, तो ये जो थिंकिंग का पूरा प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज द कॉग्निटिव। ये सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर चल रही होती है। ठीक है, इसमें कई सारे इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं लाइक अटेंशन। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें अटेंशन तो मतलब उसमें रुचि तो होनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट तो होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, जजमेंट की बात करते हैं, इवैल्यूएशन की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, डिसीजन मेकिंग। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं कि अगर ये कीवर्ड्स आपको दिखते हैं तो आप उसे रिलेट कर पाओगे कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ। ठीक है, तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस बाय विच एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका यूज करके हम क्या कब कर पाए, क्रिएट कर पाए एक नई नॉलेज को। मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज का जो भी हमारे पास ज्ञान है उसका हम यूज करके नए ज्ञान को अगर निर्माण कर पाते हैं तो वो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट साइंस से डिफरेंट जो साइंसेज होती हैं उसमें आता है आपको सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, न्यूरोलॉजी। ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं वहां पे कॉग्निटिव के प्रोसेस को, एंथ्रोलॉजी में, फिलोसफी में। ठीक है, मेनली हम यहाँ पे साइको की अगर बात करें तो यहाँ पे साइकोलॉजी में कई सारी कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में बात की है, जिसमें आपका आता है अटेंशन, है ना, परसेप्शन, मेमोरी। 3 एस्पेक्ट के बारे में बात की गई है इस प्रोसेस में कि कॉग्निटिव प्रोसेस है तो वहां पे 3 एस्पेक्ट में बारे में बात की गई है। अटेंशन हो गया, परसेप्शन हो गया, मेमोरी हो गया। अटेंशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अटेंशन में अगर हम देखें तो जब हम किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस पे, ठीक है, जब हम फोकस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, वो पूरा जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा अटेंशन, द प्रोसेस थ्रू विच वी फोकस ऑन सम स्टिमुलस। परसेप्शन, परसेप्शन कहने का मतलब क्या है कि धारणा, जो हम किसी भी स्टिमुलस को लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन उसकी गैदर करते हैं, उसके बाद जो हम अपनी एक परसेप्शन अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, वो सब वो क्या आता है, किसके अंदर आता है, हमारा परसेप्शन के अंदर आता है। द प्रोसेस थ्रू विच वी इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, जहां पे हम सेंसरी इंफॉर्मेशन से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको इंटरप्रेट करते हैं। मेमोरी की बात करें, जहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर पाते हैं, ठीक है, और उसको बाद में जरूरत पड़ने पे रिट्राइव कर पाते हैं, ठीक है, याद कर पाते हैं। ये जो प्रोसेस है कॉग्निटिव प्रोसेस, ये नेचुरली भी होता है, आर्टिफिशियली भी हो सकता है, कॉन्शियसली होता है, अनकॉन्शियसली होता है। मतलब ये हमेशा जब भी होता है हमेशा तेजी से होता है ये। ठीक है, तो ये था पूरा आपका कॉग्निटिव प्रोसेस। तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या हो गया आपका, एक प्रोसेस है ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग एंड स्टोरिंग द नॉलेज, जिसमें अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी 3 एस्पेक्ट आपके आते हैं। अटेंशन में हम फोकस करते हैं स्टिमुलस पे, परसेप्शन में हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को से इंटरप्रेट करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को
इंटरप्रेट कर लेते हैं। मेमोरी में हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, बाद में रिट्राइव कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये नेचुरली होता है, आर्टिफिशियली होता है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली भी होता है। टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे मतलब कई टाइप की कॉग्निटिव प्रोसेस होती हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, तो वहां पे हम तीन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस जो होती है हमारी वो तीन है। एक है हमारा सेंसेशन, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा अटेंशन, नेक्स्ट है हमारा मेमोरी, जिसको अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। ठीक है, सेंसेशन एंड परसेप्शन की बात करें, ठीक है, हमारा जो सेंसेशन है, ठीक है, सेंसेशन क्या होता है, रिजल्ट ऑफ डिफरेंट स्टिमुलस, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो उनकी वजह से सेंसेशन यहाँ पे जनरेट होता है। पहले जो भी स्टिमुलस होता है उसको मतलब जो भी स्टिमुलस है सबसे पहले उसको हम वो हमारा कहाँ पे आता है, हमारे सेंसर्स में आता है। ठीक है, सेंसर्स से हम उस में रीच करता है, उसके बाद वहां से हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, वो सेंसर्स हमारे अलाउ करते हैं टू फिल्टर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड। हमारे सेंसर सबसे पहले इंफॉर्मेशन रीच करती है हमारे सेंसर्स पे, फिर सेंसर्स के थ्रू सेंसर्स हमें अलाउ करते हैं कि उन इंफॉर्मेशन को हम फिल्टर आउट कर पाए। जब फिल्टर आउट करके जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है उसको हम एक परसेप्शन बना लेते हैं पर्टिकुलर स्टिमुलस का, उसका एक हम परसेप्शन तैयार कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक, अटेंशन की बात करते हैं, जिस चीजों में हमें रुचि है, ठीक है, हमारे पास कई सारे स्टिमुलस रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम अटेंशन किसकी तरफ देंगे, हमारा ध्यान सबसे ज्यादा किसकी तरफ जाएगा, फोकस किसकी तरफ जाएगा, जहां पे हमारी रुचि होगी, जहां पे हमारा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा अटेंशन। अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी में क्या होता है, यहाँ पे तीन तरह की प्रोसेस होती है। सबसे पहला आता है हमारा एनकोड, है ना, देन कंसोलिडेट, कंसोलिडेट एंड रिट्राइवल, रिट्राइवल। ठीक है, मतलब ओवरऑल तो आप मेमोरी को समझ सकते हो कि मेमोरी में क्या होता है, जो भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं ना, उसका यहाँ पे आंसर मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे जो मेमोरी की बात करते हैं, जो आईसीटी का हमारा पोर्शन है पेपर 1 में, वहां पे मेमोरी का एक टॉपिक दे रखा हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरीज को हम वहां पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बात करें तो कई सारी मेमोरीज होती हैं, लाइक सेंसरी मेमोरी हो गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म होती है, वर्किंग मेमोरी होती है, सिमेंटिक मेमोरी होती है, बहुत सारी होती है। ठीक है, तो ये सारी मेमोरी जो होती है वो आपस में एक साथ इंटरैक्ट करती हैं। ठीक है, लेकिन वो एक ब्रेन के एक एरिया पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, इसमें कई सारे इनका जो मेन प्रोसेस क्या होता है, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेमोरी। मेमोरी का काम क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर करना, उसके आंसर्स को स्टोर करना, और जब जरूरत पड़े तो उस आंसर्स को रिट्राइव कर पाना। क्लियर है बात। तो ये थे टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है। छोटा सा टॉपिक है, बस आपको एक बार समझ लेना है, इसको पूरा बस समझना है, और उसके बाद कई सारे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी उस पर, है ना। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे हम लोगों ने जीन पियाजे, ठीक है, हमारे बीएड एमएड में जिन्होंने किया हुआ है वहां पे ये नाम काफी लोगों ने सुन रखा होगा। ठीक है, जीन पियाजे जो जिन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है, डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने थ्योरी दे रखी हुई थी। ठीक है, अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द स्टडी ऑफ चाइल्डहुड न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है, चाइल्डहुड न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टडी है। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो हम किस बेसिस पे एसेस करते हैं, ऑन द लेवल ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, कैसे कंसीव कर पा रहे हैं, परसेप्शन, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, और लैंग्वेज क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है ब्रेन डेवलपमेंट का। क्लियर है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता है। जब बच्चा इन्फेंट होता है तो उसका कॉग्निशन लेवल कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे वो चाइल्डहुड में जाता है, चाइल्डहुड से एडोलसेंस में जाता है, उसका अंडरस्टैंडिंग बेटर होता जाता है, बेहतर होता जाता है, पहले से उसकी समझ और बेहतर बन जाती है। ठीक, तो ये आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा इंक्रीज करता है विद द एज, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता है, उसकी समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती है ना। तो इसको जो इस प्रोसेस को फर्स्ट पहले डिस्क्राइब किसने किया था, जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में, जो उनकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
ठीक है, जिन पर उन्होंने इस थ्योरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कई सारी स्टेजेस दी थी। अब ये स्टेजेस जो थी वो एज के अकॉर्डिंग दी थी, ठीक है, किस एज में, मतलब इन्होंने पूरे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एज में डिवाइड कर दिया था कि किस एज में बच्चा कैसा होगा, उसी को वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को उसके अंदर होंगी, ठीक है। तो ये अब इनकी कुछ जो इनके थ्योरी ऑफ जो जीन प्याजे की थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जो उन्होंने स्टेजेस के बारे में बात की थी, तो उन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी। सेंसरी मोटर हो गया आपका, है ना, और प्री ऑपरेशनल हो गया आपका, कंक्रीट हो गया आपका, उसके अलावा क्या हो गया आपका, फॉर्मल ऑपरेशनल हो गया। अब इसको हम पढ़ते हैं आगे। ये जो अब इसमें इन्फेंसी सबसे पहले आता है। सच फैक्टर इंक्लूड द प्रोग्रेशन फ्रॉम द अर्ली परसेप्शन एंड रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस ड्यूरिंग इन्फेंसी। मतलब जो इन्फेंट पीरियड होता है उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस भी बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक का आना, कॉज और इफेक्ट बता पाना, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप बता पाना, ये सारी चीजें आपकी चाइल्डहुड में आती हैं। एब्स्ट्रैक्ट थॉट कहाँ पे आते हैं, आपके एडोलेसेंस में आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्याजे ने क्या जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में इन्होंने स्टेजेस के बारे में जब बात की थी, तो उन्होंने कई सारे टर्म्स को यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। कई सारे कंपोनेंट्स है, लाइक स्कीमा हो गया, एसिमिलेशन हो गया, एडेप्टेशन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। ये ऐसे 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें से आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता ही है, सिर्फ नेट में ही नहीं, जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं आपके होंगे, ठीक है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो भी एग्जाम्स है, वहां पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है साइकोलॉजी के पार्ट्स में, ठीक। स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा क्या है, ठीक है। स्कीमा को आप अगर वन वर्ड में बोलो तो हम क्या बोल सकते हैं, पॉकेट ऑफ नॉलेज, है ना, पॉकेट पॉकेट ऑफ नॉलेज। वन वर्ड में अगर मैं बात करूं तो क्या बोल सकते हो, पॉकेट ऑफ नॉलेज, स्टोरेज बोल सकते हो इसे, है ना, क्या बोल सकते हो, स्टोरेज बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमने जो भी ज्ञान को प्राप्त किया है, ज्ञान हमें जो मिला है एक्सपीरियंसेस से, ठीक है, उनके साथ जो भी इंटरेक्शन हुआ, मतलब ओवरऑल जितनी भी नॉलेज है वो यहाँ पे हमारे स्कीमा में स्टोर होती है। तो ये ब्लॉक ऑफ नॉलेज है, ठीक। एसिमिलेशन क्या होता है, जब कोई न्यू इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग स्टूलमिस में फिट करते हैं, ठीक है। एसिमिलेशन में क्या होता है, हमारे पास ओल्ड इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमें न्यू वाले को यहाँ पे फिट करना है, तो ये क्या होता है, हमारा एसिमिलेशन होता है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में क्या होता है, हम मतलब न्यू नॉलेज में क्या हो गया, हमने एड ऑन किया, सॉरी, एसिमिलेशन में क्या हुआ, हमने ओल्ड नॉलेज में न्यू नॉलेज को एड ऑन किया, यहाँ पे हमने क्या किया, ओवरऑल एड ऑन किया है, ठीक है। अब बात करते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का सॉरी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू बिल्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, ठीक है, जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज है उन पे बिल्ड कर पाना, ठीक है। इक्विलिब्रिएशन का मतलब क्या है, कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है, ठीक है, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, अगर उसमें एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग स्कीमा है, अगर उसमें हम न्यू एक्सपीरियंसेस को फिट कर पाते हैं, ठीक, तो ये कौन सी स्टेज होगी, इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी। अगर दूसरे केस में अगर वो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई नॉलेज फिट नहीं हो पाती है, तो उस केस में क्या होता है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक। तो ये 4 पॉइंट थे, आपके कंपोनेंट थे, स्कीमा, एसिमिलेशन, एडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली स्टेज की आपकी सेंसरी मोटर, ठीक है, बर्थ टू 2 इयर्स, मतलब जन्म से 2 साल की एज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल आपकी आती है 2 से 6, कहीं पे आपको 2 से 6 मिल जाती हैं, है ना, और कहीं कहीं पे आपको 2 से 7 भी मिल जाती हैं, तो वो आप देख लेना उसमें, ठीक है। वैसे 2 से 6 लेते हैं, ठीक है, 6 से 11, ठीक है, फिर 11 से लाइफ टाइम, ठीक है। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले एक थोड़ा सा यहाँ पे देख लो कि अगर हम सेंसरी मोटर में बात करते हैं, तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, इंटरैक्ट करता है विद द इन्वायरमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है।
थिंकिंग डोमिनेटेड बाय परसेप्शन, यहाँ पे जो थिंकिंग होती है वो डोमिनेट किससे होती है, परसेप्शन से। लेकिन चाइल्ड क्या करता है, सिंबॉलिक फंक्शनिंग को समझ पाता है। कंजर्वेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जिन जिन चीजों को मैंने अंडरलाइन किया है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, कंक्रीट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको वो देख सकता है, ठीक है, उसको उस मतलब वहां पे लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है, एडवांस रीजनिंग आ जाती है, हाइपोथेसिस आ जाता है। ठीक, अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सेंसरी मोटर आपका हो गया 0 से 2 ईयर। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लास्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 years ऑफ एज। देखो इस सेंसरी जो मोटर स्टेज है, ठीक है, तो ये जो आपकी स्टेज होती है, इसमें जो इन्फेंट होता है वो क्या करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड को समझने की कोशिश, मतलब दुनिया वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस को कोऑर्डिनेट करके। ठीक है, जो भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके साथ कोऑर्डिनेट करके समझने की कोशिश करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ठीक, इसमें कई सारी स्टेजेस भी हैं सेंसरी स्टेज में, सेंसरी मोटर में, जिसमें पहली है आपकी बर्थ टू वन मंथ ओल्ड। ठीक है, अगर 1 month ओल्ड की हम बात करें, ठीक है, 0 से 1 month। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या क्या हो जाएगा, कौन कौन से रिफ्लेक्सेस आएंगे, यहाँ पे शकिंग आएगा, ग्रिपिंग आएगा, टचिंग आएगा। ठीक है, 1 to 4 की अगर हम बात करें, 4 month में यहाँ पे क्या आएगा, इस स्टेज में एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब में क्या होता है, एकोमोडेशन एज अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द लोकल एनवायरनमेंट। मतलब देखो एसिमिलेशन तो अभी मैंने समझा दिया था, एसिमिलेशन क्या होता है कि न्यू नॉलेज को एग्जिस्टिंग नॉलेज में फिट करना। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, जैसे ओल्ड नॉलेज है, ठीक है, जो जैसे हमें कहीं पे रहना है, ठीक है, वहां पे कोई रह रहा है, ठीक है, और हमें वहां पे जाके रहना है, तो उस ओल्ड वाले को पहले हमको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, जब इसको हम रिमूव करेंगे तभी यहाँ पे न्यू वाला एग्जिस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो इसको एकोमोडेशन को आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, दिस स्टेज इज एन एक्सटेंशन ऑफ रिफ्लेक्सेस एग्जिबिटेड इन अ न्यू born infant by repeating reflexive behaviors in the response to pleasure experienced by the action। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो एसिमिलेशन पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ पे कि न्यू ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है इन्फेंट में। ठीक है, एकोमोडेशन में क्या होता है कि वो क्या करता है, जो ओल्ड होता है उसको रिमूव करता है और न्यू वाले को न्यू वाला आता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5 to 8 मंथ। 5 to 8 मंथ में क्या होता है आपका, फ्रॉम इस एज में क्या हो जाता है कि जो बच्चे होते हैं ना, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी उनके खिलौने होते हैं, टॉय होते हैं, ठीक है, उनके साथ वो इंगेज रहते हैं। जैसे जैक इन द बॉक्स हो गया, टॉयज विद बटन्स दैट मेक साउंड इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर। ठीक है, मतलब वो टॉयज खेलते हैं कि जब उस पे प्रेशर डाले तो उसमें से आवाज आने लगती है। 8 to 12 मंथ में क्या होता है, 8 to 12 मंथ में आता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ पे बात करते हैं 0 से 2 साल की, तो 0 से 2 साल मतलब पैदा होते ही उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है आपका किस एज में, 8 से 12 महीने में उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, जिससे हम बोलते हैं जिसको हम बोल सकते हैं जिसे अब जब ऑब्जेक्ट परमानेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो कब आता है आपका 8 to 12 मंथ के अंदर आता है। ठीक, उससे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहने का मतलब क्या है कि जैसे पहले क्या, जब ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता उसके अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आप कोई खिलौना उसको दिखाओगे, ठीक है, तो वो दिखाया आपने और दिखाने के बाद उस खिलौने को हटा लोगे, तो उस बच्चे को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने खिलौना उसको दिखाया और उसके बाद उसको हटा दिया, तो उस चीज से कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आई है, मतलब 5 से 8 महीने तक का जो बच्चा है, अगर उसके सामने कोई खिलौना या कोई चीज आप उसको अगर दिखा रहे हो और उस दिखाने के बाद उसको हटा लेते हो, तो वो उस चीज के लिए रोएगा नहीं। ठीक, लेकिन जब 8 से 12 महीने का हो जाता है, उसके बाद आप चीजों को उसको दिखाना शुरू करोगे, तो वो क्या करेगा, उस चीज को उसके अंदर क्या आ जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, वो उसको मतलब समझ पाता है। अगर उस चीज को आपने उसको दिखाया,
ठीक है, दिखाने के बाद जब उसको आप हटाओगे तो आप वो क्या करेगा, वो बच्चा उस चीज के लिए रोएगा और उसी चीज को वो ढूंढेगा। तो ये स्टेज कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज होती है। ठीक, ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज से पहले वाली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं आउट ऑफ साइट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आता है आपका। ठीक है, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ माइंड मतलब कि आप जब तक आपने उसको दिखाया तब तक वो उसके बारे में जानता है, जब आप उसको हटा लोगे तो उसके दिमाग से वो निकल जाएगा। ठीक, लेकिन जब उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है तब क्या होता है कि आप चीज को उसको कोई भी खिलौने को आप उसको दिखाओगे तो उसके लिए वो एग्जिस्ट करता है। मतलब इस केस में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जब तक आप दिखा रहे हो तब तक का ठीक है, लेकिन जब आप हटा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में क्या होता है कि जो भी चीज है वो उसके लिए एग्जिस्ट करती है, इट स्टिल एग्जिस्ट। मतलब जब आप उसको हटा दोगे तो उसके लिए वो रोएगा, उसको वो ढूंढेगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी ये ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है आपका, 8 से 12 महीने में आता है। ठीक है बात, अब बात करते हैं 12 से 18 12 टू 18। ठीक है, 18 मंथ की अगर बात करते हैं, इनफैंट ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट स्टेज विल एंगेज इन सिमिलर एक्शन विद स्लाइट डेविएशन। ठीक है, इस चीज का, इस वर्ड को ध्यान रखो, सेंटेंस को ध्यान रखो। सिमिलर एक्शन होते हैं लेकिन थोड़ा सा डेविएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेंट में थ्रो अ बॉल, ठीक है, एंड देन थ्रो अ स्पून एंड देन थ्रो देयर फूड टू गॉज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती है, आपकी 12 से 18 महीने के अंदर आ जाती हैं। तो सेंसरी मोटर को जो होती है आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसे वहां पे प्री ऑपरेशनल स्टेज एक तरीके से इसकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी हो जाती है 2 से 6 या 7 साल। ठीक है, 2 से 6 या फिर 7 साल की स्टेज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेज जो होती है उस स्टेज में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाता है बाय द नेम्स। ठीक है, ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग यहाँ पे आ जाती है। इसको मैं एक वैसे करके समझाती हूँ अलग एक स्क्रीन पे, एक मिनट। इसको ऐसा समझ लो, तीनों को, सेंसरी को, ये आपका हो गया सेंसरी मोटर, है ना, देन आ गया आपका प्री ऑपरेशनल, ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे सही से। ठीक है, फिर आ गया आपका कंक्रीट, देन आ गया आपका फॉर्मल। ठीक है, मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रही हूं, ठीक है, उससे आप उसको पहचान पाओगे। फॉर्मल ऑपरेशनल, क्लियर है बात। देखो, सेंसरी मोटर की अभी हमने बात कर ली है। ठीक है, हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में देखो 2 स्टेजेस होती हैं आपकी, 2 फेजेस होते हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, एक होता है प्री कंसेप्चुअल स्टेज जिसे बोलते हैं। ठीक है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, इस चीज को ध्यान रखो। प्री कंसेप्चुअल स्टेज, प्री कंसेप्चुअल स्टेज में क्या क्या आता है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज में आता है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन बाय द नेम। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएगा बाय द नेम, मतलब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन बाय नेम, क्लियर है बात। ये आएगा आपका प्री कंसेप्चुअल स्टेज में। उसके अलावा प्री कंसेप्ट और क्या आ जाएगा, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इलॉजिकल रीजनिंग भी इसे बोल सकते हैं, इलॉजिकल थिंकिंग भी हो जाती है, मतलब कुछ भी वो सर पैर की बात करेगा। ठीक है, उसका मतलब कोई लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, मैं वही टर्म लिख रही हूँ जिस टर्म से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इलॉजिकल थिंकिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका ईगोसेंट्रिक नेचर। ठीक है, ईगोसेंट्रिक नेचर कहने का मतलब है उसको लगेगा कि जो हूं सिर्फ मैं हूं। ठीक है, मतलब आई वाली चीज आ जाती है यहाँ पे, क्या आ जाता है, आई वाली चीज। अब ये आई वाली जो चीज है, ठीक है, वो यहाँ पे पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना है इसको, ये पॉजिटिव वे में है। ठीक है, वो अब खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन समझेगा, मतलब उसको लगेगा सब जितने भी लोग हैं वो दिन हमेशा उसको ही देखते रहते हैं, उसके बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंट्यूटिव फेज। ठीक है, दूसरा फेज आता है आपका यहाँ पे इंट्यूटिव फेज।
इंट्यूटिव फेज। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, इसमें आता है आपका, एक मिनट ले लेते हैं, हाँ, इंट्यूटिव फेज में क्या क्या आ जाता है, वो क्या करता है, इस केस में इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी एक टर्म है यहाँ पे, मैं समझा रही हूँ। इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, अगर बच्चे को पढ़ाया गया है 2+4 तो वो 6 बता लेगा। अगर आपने उससे पूछा 4+2 क्या होता है, तो उसका आंसर वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, मतलब इरिवर्सिबिलिटी रहती है यहाँ पे। ठीक, तो ये आ गया आपका इरिवर्सिबिलिटी। अगर उसे 2+4 6 पता है तो वो 2+4 6 ही मानेगा, ये नहीं समझ पाएगा कि 4+2 भी 6 होता है। ठीक है, उसके बाद एनिमिज्म, मतलब उसको लगेगा कि जो भी चीजें हैं वो उसके अंदर लाइफ है, मतलब जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर उसको लगेगा वो उसके अंदर लाइफ है, वो ये चीज समझेगा। ठीक है, तो एनिमिज्म आ जाएगी। ठीक, और यहाँ पे कंजर्वेशन एब्सेंस रहेगा, मतलब कंजर्वेशन जो होगा, ठीक है, वो एब्सेंस रहेगा। कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या है, कंजर्वेशन को आप समझ सकते हो कि जैसे 1 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, अगर हमने उसे ग्लास में करके दिया, ठीक है, अगर हम उसको ग्लास में करके देते हैं, ठीक है, और ये एक बाउल है, ठीक है, ये बाउल है। ठीक, अब ग्लास में भी क्या है, 1 लीटर ही पानी है, ठीक है, और उसके अलावा इस बाउल में भी 1 लीटर ही पानी है। ठीक है, जब उससे पूछा जाएगा कि किसमें ज्यादा पानी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जिस बर्तन को, जिस वेसल को वो बड़ा देखेगा उसको बोलेगा उसमें ज्यादा पानी है। ठीक, वो ये चीज नहीं समझ पाएगा कि ये 1 लीटर ही पानी है, चाहे बाउल में रखे या फिर ग्लास में रखे, पानी 1 लीटर ही रहेगा। तो यहाँ पे कंजर्वेशन एब्सेंस होता है आपका। ठीक है बात, तो ये थी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंक्रीट। जो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, ये आपकी क्या थी, 2 से 6 या फिर 7 बोल सकते हैं, है ना। ये आती है स्टेज आपकी 7 से 11। ठीक है, 7 से 11 साल। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आता है ना। इस केस में क्या होता है, बच्चे के अंदर कंजर्वेशन आता है। कंजर्वेशन कहने का मतलब है वो समझ पाता है कि 1 लीटर पानी को चाहे हम ग्लास में रखें या फिर बाउल में रखें, वो 1 लीटर ही रहेगा, है ना। उसके अलावा यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आता है। रिवर्सिबिलिटी का ये जो कंसेप्ट है वो समझ पाता है, मतलब 2+4 = 6 है, तो 4+2 भी =6 ही होगा। इस चीज को वो यहाँ पे समझ पाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग आती है इसके अंदर। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग आती है, लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे आती है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग आती है उन चीजों के लिए जो उसके सामने प्रेजेंट है, ठीक है, जिनको वो टच कर पा रहा है। ठीक है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट के लिए वो लॉजिक आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी कंक्रीट ऑपरेशनल की स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं फॉर्मल की। जब फॉर्मल पे आते हैं तो फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल स्टेज में आपका आ जाता है, कह सकते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये हाई लेवल की थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। क्लियर है? देन यहाँ पे क्या होता है कि हाइपोथेटिकल रीजनिंग, ये भी आप समझ सकते हो, ज्यादातर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा आपको। हाइपोथेटिकल रीजनिंग के बारे में बात की गई हुई है। ठीक है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, ये जो एज होती है वो 11 से 15 साल होती है। ठीक, तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थी। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे वो अपने गोल को अचीव करने के बारे में सोचता है। दिस स्टेज अकर्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक है, ठीक, तो ये यहाँ पे क्या होता है, वो अब्स्ट्रैक्ट थॉट आने लगते हैं। ठीक, तो ये थे आपके फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और सेंसरी। ठीक है, ये हमारी जो स्टेज होती है इसे टॉय एज भी बोलते हैं, है ना, इसे टॉय एज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज भी बोलते हैं इसको।
ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो 4 स्टेजेस के बारे में मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली आपको पूरा डिटेल में यहाँ से नहीं पूछा जाता, आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से ही क्वेश्चंस आते हैं। स्टेजेस में जब भी आप क्वेश्चंस देखोगे या तो उसकी एज पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने बात की है कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में बात की है, ठीक है, और स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपका यूनिट 3A का 2 टॉपिक और रह जाता है। 2 टॉपिक क्या रह जाता है, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा, अभी सॉल्व करवाती हूँ। सबसे पहले देख लो कि हमारा यूनिट 3A में रह क्या गया है। ठीक है, यूनिट 3A में अब हमारा रह जाता है टॉपिक पर्सनालिटी का। ठीक है, पर्सनालिटी का एक टॉपिक है आपका। इसके अलावा मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन, बहुत इजी है वो तो। ठीक है, मेंटल हेल्थ और हाइजीन पे एक रह जाता है। ठीक है, ये 2 टॉपिक है, वो कल आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट 3 का ए सेक्शन जो है, ठीक है, यूनिट 3 का एक सेक्शन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं जो आपके कॉग्निटिव जो प्रोसेस के कुछ जो वो थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो 4 कंपोनेंट्स थे उस पे रखा है। ठीक है, अ 2-year old boy calls a woman with a short hair boy। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, अडेप्टेशन, सेंसरी मोटर। ठीक, तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। ये आंसर सामने ही रह गया है। ठीक है, ये मुझे नहीं रखना था लेकिन ये सामने गलती से आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर तो पता ही चल गया आप लोग को, एसिमिलेशन है। ठीक, then the father of the boy in question 1 above tells the boy that some women can have short hair too. Other traits also distinguish between males and females, such as clothing, makeup, size, and facial hair. The next time the little boy sees a woman with a short hair, he refers to her as a lady. This is an example of is a correct option, adaptation. The boy has adapted to a previous experiences of a man with short hair and adjusted with his schema। मतलब उसने मतलब अपने फादर को बताया है कि जो शॉर्ट हेयर है होते हैं उनके अंदर जो उनका मेकअप, उनकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। उसके बाद जब उसने किसी और वुमेन को देखा तो उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लेडी है। तो ये क्या अडेप्टेशन हुआ, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे उसने एक्सपीरियंसेस के साथ खुद को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, चाइल्ड ने क्या किया, अप्लाई किया स्कीमा को दैट जो बॉय होते हैं उनके शॉर्ट हेयर होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, और जो वुमेन है उनके भी शॉर्ट हेयर है। ठीक है, तो ये इनका यहाँ पे बी हो गया। इसका आंसर आपको, मैंने इसको हटाना था लेकिन ये आ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अभी कल आपका जो है टीचर एजुकेशन, वहां पे हम टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी PYQ हैं आपके, ठीक है, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उस सेशन को देखना मत भूलिएगा। आई होप ये आपको पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। ठीक है, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा कुछ टॉपिक से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड कुछ भी है तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाके टेक्स्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, कल के सेशन के साथ। ओके, थैंक यू।